हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज हम जो है 81 से 90 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद जो है सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचेंगे हमारे इस पेपर के, यानी ये जो प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस बचेंगे और वो 10 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के। ठीक है। सो वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज या फिर जो ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। सो आप एक बार बता दीजिएगा मुझे कमेंट में, जो भी बच्चे कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं, कि ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे या मुझे करवाने पड़ेंगे 10 के 10। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन करवाने होंगे तो हम कल ये क्वेश्चंस करेंगे 10। अगर नहीं करवाने होंगे तो हम दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है जी। सो अभी हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सो नॉर्मली इनमें ये जो 10 एक क्वेश्चन जो है इस टाइप के आते हैं, जिनमें आपको असर्शन ए से असर्शन दिया मिलेगा और रीजनिंग दी मिलेगी, रीजन। ठीक है। सो आपको बताना है फिर उनमें से, और नॉर्मली यही 4 ऑप्शंस वहां होते हैं कि एक करेक्ट है दूसरा करेक्ट नहीं है, एक करेक्ट नहीं है दूसरा करेक्ट है, या फिर एक दोनों करेक्ट है और जो दूसरा है वो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है पहले वाले की। ठीक है। या फिर एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इस टाइप के ऑप्शंस जो है वो आपको मिलेंगे, तो मैं ऑप्शंस बार बार रिपीट नहीं करूंगी। सो आप एक बार देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को एक बार स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सोल्व करने से ही आएंगे। इससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल लेवल की थिंकिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, कि आप सोचें कि क्या एक्चुअल में यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद भी कई बार ये क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा जरूरी है। So, information systems support promotion of research, development and innovation related to growth of a country. So, जो information system है, जो वो क्या सपोर्ट करता है? रिसर्च को, डेवलपमेंट को और इनोवेशन को, किसी भी कंट्री की ग्रोथ की। सो ऑब्वियसली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बेटर होना चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम आप किसी भी वे में लगा सकते हैं, इन्होंने इन जनरल स्टेटमेंट दे दी। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन रीजन क्या दे रहे हैं ये, कि इंफॉर्मेशन इज द बेसिक इनपुट टू द डेवलपमेंट। सो किसी भी चीज के फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसके पास बेसिक इनपुट क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसमें भी करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस ऑब्वियसली सही हैं, और दोनों, ये जो दूसरा है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिवन बिलो सेम स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस रेफर्स टू द डिसीजंस मेड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्लान करते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है? ये वो डिसीजंस हैं जो कि आप ऑर्गेनाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए बनाते हैं। सो उन सारे डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अच्छा, इसका अगला क्या है कि प्लानिंग गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर हम प्लान करेंगे तो हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी कि किस साइड जाना है, एंड थ्रू दिस अ फील ऑफ कॉन्फिडेंस टू द टीचर। सो इसके मतलब थ्रू, यानी कि आपने प्लान कर रखे तो एक कॉन्फिडेंस भी, जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है वो भी टीचर में आती है। It helps the teacher to become a reflective decision maker about instructions. So ये दोनों के दोनों, ये भी मुझे तो सही लग रहे हैं। आंसर देखते हैं क्या है। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर जो है वो, क्योंकि प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विद लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हायर रिलायबिलिटी। सो ये तो ठीक है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब आप एरिया ब्रॉड कर रहे हैं ना किसी भी टेस्ट का, तो जब आपने नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज कर दिए तो रिलायबिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो गए। ईच टेस्ट आइटम्स एड्स टू द टेस्ट रिलायबिलिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हम नंबर ऑफ आइटम्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हर एक टेस्ट आइटम जो है वो रिलायबिलिटी को फॉलो करे या रिलायबिलिटी दिखाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सो फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सी आंसर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है, concurrent validity coefficients are generally higher than predictive validity coefficient. So ये दो validity coefficient हैं जिसमें concurrent validity coefficient generally ज्यादा होता है predictive validity coefficient से। ये statement बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता था तो इसको एक fact की तरह नोट कर लीजिएगा। This doesn't mean that the test with higher validity coefficient is more suitable for a given purpose. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि higher validity coefficient है तो वो ज्यादा suitable हो जाएगा। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों। ठीक है। फिर है, द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू मैच टीचिंग बिहेवियर टू द एस्टेब्लिश कोड्स
और इन टेक्निकल अप्रोच टू रिफ्लेक्शन प्रोपोजिशनल नॉलेज इज रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड देन अप्लाइड टू प्रैक्टिस। तो पहले रिफ्लेक्ट किया जाता है फिर प्रैक्टिस किया जाता है। सो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको हम बोल दें ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फिर है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो टेलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, गिव्स अ मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। सो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन देता है ये वर्क और वर्कर्स के बारे में। ठीक है, ये ह्यूमन रिलेशंस, लेजर, इमोशन आर गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सो जब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी दे रहे हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इमोशंस कहाँ से आ गए, ठीक है, रिलेशनशिप्स कहाँ से आ गए। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में रैशनल आएगा, यानी रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी। सो ये सेकंड जो है वो सही नहीं होगा, फर्स्ट सही है यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ये ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, ये ए नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द एस्पिरेंट्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन बी स्क्रीन फॉर देयर एप्टीट्यूड इन टीचिंग। सो ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इंक्रीज करने के लिए, यानी अभी टीचर एजुकेशन मतलब टीचिंग में आई नहीं है, प्री सर्विस की बात हो रही है, तो इसको सॉरी एप्टीट्यूड जो है वो टेस्ट होना चाहिए, जो कि होता भी है। जब हम टेट टेट के एग्जाम देते हैं तो होता है ये। ठीक है, सो ये सही रहेगा। फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स शुड बी रेगुलराइज्ड टू इंप्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, वहां पे फैकल्टी इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? जब आप फैकल्टी बन जाएंगे तब फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आएगा ना। सो ये पोस्ट सर्विस रहेगी ये चीज, तो ये गड़बड़ हो गई, फर्स्ट सही है। As the alpha level becomes more stringent, stringent मतलब strict, ज्यादा रूल्स फॉलो करने वाला, goes from 0.05 से जब 0.01 पे हम पावर देखते हैं तो पावर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिक्रीजेस। सो 0.05 से 0.01 पे डिक्रीज हो जाती है ये, और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लीड्स टू मोर पावर देन ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, क्योंकि ज्यादा पावर किसमें है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में, हमें पता है कि किधर जाना है। सो ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर है इन फ्रूट्स पोस्टुलेशन इद, हमने इड ईगो सुपर ईगो पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देखना एक बार जाके। इज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी एंड इज द रिजर्वायर ऑफ साइकिक एनर्जी। इट यूजेस द मैकेनिज्म ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल एंड इज अ टेंशन रिडक्शन मैकेनिज्म। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने फ्रूट का पोस्टुलेशन पढ़े होंगे ये तीनों के तीनों तो आपको पता होगा ये। ऑल डिफेंस मैकेनिज्म हैव टू क्वालिटीज, और ये जो ईगो सुपर ईगो होता है इनके जो है काउंटर पार्ट में हो जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स की, जहां पे डिनाई करते हैं हम, डिस्टोर्ट और फाल्सिफाई करते हैं रियलिटी को, कि हम रियलिटी मानना नहीं चाह रहे, और वो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो अनकॉन्शियस होते हैं। मतलब चाहे किसी भी तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म हो, वो हमेशा अनकॉन्शियस ही होगा। आपका जो बिहेवियर है उसको जस्टिफाई करने के लिए होगा। आप डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है उसमें कि आप डिफेंस कर रहे हैं आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो बिहेवियर है उसको। तो ये दोनों भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आए तो आप सोल्व कर पाएंगे, एक बार इसको देख लीजिएगा। सो यूनिवर्सिटी टीचर हैज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री थ्रू अ सेल्फ मेड टेस्ट। तो एक सेल्फ मेड टेस्ट के थ्रू एक यूनिवर्सिटी टीचर ने सर्वे ऑफ अचीवमेंट जो है वो देखा, बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं वो चीज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स हैज बीन स्टडीड इन टर्म्स ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ सैंपल टेस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी n क्या हो गया हमारे पास 100, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या हो गया 10, और मीन क्या हो गया हमारे पास 50। हम अज्यूम करके चल रहे हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर है ये नॉर्मल है, यानी कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है हमारा, ये जो बेल शेप्ड कर्व होता है, थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा आप इसको पेपर पे, फिर भी ज्यादा बेटर बन जाएगा। तो ये जो एनपीसी है बेल शेप्ड कर्व, इसको फॉलो करती हैं ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं। अब हमें बताना है कि परसेंटाइल जो है ऑफ अ रैंक ऑफ अ स्टूडेंट जिसका स्कोर 60 है। ठीक है, सो इसके लिए एक बार ये डायग्राम देखिए। ये चीज आपको याद होनी चाहिए जब भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात आती है, ये जो परसेंटेज है ये इसमें कैलकुलेट की हुई होती है। अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में ये बीच में क्या होता है? मीन। जैसे मीन हमारे पास यहाँ पे क्या है 50, तो मैं अगर यहाँ लिखूं तो ये 50 मीन है।
दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जब ये यहां से 1 अल्फा तक आएगा या 2 अल्फा तक आएगा या ये बैक में भी जाएगा नेगेटिव मार्क्स में जेड स्कोर, तो यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन होगा 10 का। यानी अगर ये 50 है तो यहाँ पे इंक्रीज होके ये 60 हो जाएगा, ये 10 प्लस और होके 70, 80, और ये यहाँ पे जो है 5 अल्फा तक होती है यूजुअली चीजें, 5 सिग्मा तक, सॉरी, और ये सिग्मा को ही हम किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है जी, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 40, 30, 20 और ऐसे ही 10 और 0। ठीक है, अब एक तरीका हमारे पास होता है कि हम जेड स्कोर कैसे निकालें। यहां से हमें पहले जेड स्कोर देखना पड़ता है। ठीक है, कई बार जेड स्कोर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये जो 1, 2, 3 या -1, -2, -3, ये क्या है, ये जेड स्कोर ही है। ठीक है, तो जेड स्कोर की वैल्यू अगर हमें ये पता है, जैसे हमें ये तरीका पता था कि मीन जो है 50 होगा, अगर आगे जाएंगे तो डेविएशन प्लस करते जाएंगे, पीछे जाएंगे तो डेविएशन माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने प्लस किया तो 60 स्कोर पे क्या 60 जो मार्क्स है हमारे स्कोर है, उस पे हमारा क्या आया, 1 आया जेड स्कोर। ठीक है, अब ये 1, मान लो आपको ये चीज नहीं पता और आपको जेड स्कोर निकालना है, तो जेड स्कोर कैसे निकालेंगे आप, कि जो आपका ये मीन और हमारे पास देखिए टोटल स्कोर क्या है 60, तो टोटल स्कोर माइनस जो मीन होगा, वो मीन हमारे पास है 50 और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इससे आप क्या निकालेंगे, स्कोर निकालेंगे, यानी 10 बाई ये क्या आ गया, 10 अपॉन 100। ठीक है, सो ये 1/10 0.1 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज हुई, यानी प्लस में आई। अगर प्लस में आता है तो आप इधर की चीजें देखेंगे, माइनस में आता है तो ये इधर लेफ्ट साइड वाली देखेंगे। अब हमें अगर डायग्राम से या इस ग्राफ से हमें पता करना होता तो 60 स्कोर पे हमारा क्या है, 1 अल्फा है, 1 है जेड स्कोर। ठीक है, तो जब हमारे पास 1 आ गया तो अब हमें क्या बताना है, परसेंटाइल रैंक, और ये जो परसेंटेजेस आपको दिख रहे हैं ये हमें फिर प्लस करने होंगे। अगर -1 आता तो हम ये यहां से शुरू करके ये और ये तीनों ये प्लस कर देते, लेकिन अब हमारे पास +1 है तो हम यहां से शुरू होके 0.14 प्लस 2.14 प्लस 13.59 प्लस 34.13 और प्लस अगेन 34.13, तो ये चीजें हमें प्लस करनी पड़ेंगी, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 84.13 परसेंटाइल आ जाएगा ये परसेंटेज। ठीक है, सो 100 में से 84.13 परसेंटेज या परसेंटाइल लगा लीजिए फिलहाल के लिए, तो वो यहाँ पे ये रैंक आ जाएगी हमारी। सो ये आंसर क्या रहेगा, 84 रहेगा, जो कि यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा समझाने की ट्राई करूंगी। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और दूसरा आपको ये भी बताना है कि कॉम्प्रीहेंशन करवाने हैं या डायरेक्ट जो है नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस पे शिफ्ट करना है। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.